नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के हाथों में जो समस्याएं होती हैं उनके ट्रीटमेंट में बोtulinum टॉक्सिन और सर्जरी का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। हमको पता होना चाहिए कि सेरेब्रल पाल्सी का जो मेन ट्रीटमेंट्स होता है वो थेरेपी, दैनिक जीवन की गतिविधियों एवं सूक्ष्म मोटर गतिविधियों में प्रशिक्षण ही मूल मंत्र होता है और हाथों की समस्या में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विकृति हो गई है, कमजोर मांसपेशियां बहुत ज़्यादा हैं, हाथ असंतुलित है, इन सबको करेक्ट करने के लिए बोtulinum टॉक्सिन और सर्जरी की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्जरी के बाद थेरेपी और भी महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाती है। अब हमको ये जानना जरूरी है कि ये इंटरवेंशन की ज़रूरत कब पड़ती है। जब मांसपेशियां सख्त हों, छोटी हों, कोहनी, कलाई, अंगूठे या उंगली की विकृति हो, फिक्स हो गई है, कुछ सेलेक्टेड मांसपेशियां कमजोर हों, इन सब की वजह से थेरेपी के कार्यक्रम या एक्टिविटीज़ के ट्रेनिंग के कार्यक्रम में दखल मिल रही हो, अच्छा आराम नहीं मिल रहा हो, तभी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बोtulinum टॉक्सिन के बारे में बात करते हैं। कहाँ पे दिया जाता है, कब जरूरत पड़ती है। जो बोtulinum टॉक्सिन होता है वो स्पास्टिक और मिक्स सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में जिसमें हल्की डिस्टोनिया है उनमें दिया जाता है। प्योर डिस्टोनिया में इनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहता है। सर्जरी में हमें देरी करनी है, बच्चा अभी कम उम्र का है जहाँ पे सर्जरी नहीं हो सकती है और थेरेपी में टाइटनेस की वजह से इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक पूरक के रूप में हम बोtulinum टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन जो होता है स्पास्टिक मसल के कंडेंस्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहले एग्जामिन करके हमको देखना होता है कि कौन सी मसल अफेक्टेड है। उन मसल्स में कई पॉइंट्स पे हम लोग देते हैं और 2 से 5 साल की उम्र में ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ये भी देखा गया है कि जो सस्टेन अबनॉर्मल पोस्चर्स होता है उसमें भी बहुत अच्छा राहत मिलता है और इसका इफेक्ट 4 से 6 महीने ही लेकिन रहता है। अब बोtulinum टॉक्सिन के बाद सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है स्पास्टिक सीपी एंड में। सर्जरी का रोल डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में नहीं है, उन्हीं में पड़ती है जिनकी मांसपेशियां छोटी हो गई हैं, ज्वाइंट की डिफॉर्मिटीज हो गई हैं, कुछ सेलेक्टेड वीक मसल है लेकिन साथ में हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग मसल है जिसको हम ट्रांसफर कर पाए, तो वहाँ पे सर्जरी करना होता है। अब सर्जरी का जो रोल होता है, छोटी कई मांसपेशियों को लंबा करना है, जो विकृति आ गई उनको करेक्ट करना है, जो कमजोर मांसपेशियां हैं उनकी जगह पे जो अच्छी मांसपेशियां हैं जो स्पेयर्ड में हमारे पास उनको ट्रांसफर करना है, जिसकी वजह से मसल को बैलेंस मिल जाए। अब सर्जरी का अपर लिम्ब में क्या रोल है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी बच्चों में एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हमारा 3 पर्पज होता है। एक होता है कार्यात्मक लाभ, फंक्शनल गेन, दूसरा होता है कॉस्मेटिक करेक्शन, तीसरा होता है हाइजीन। फंक्शनल गेन का मतलब होगा जो पकड़ और रिलीज होता है, छोड़ और पकड़, उसमें सुधार के चांसेस हों। मांसपेशियों की शक्ति को संतुलन करने के लिए उनकी ताकत को संतुलित किया जाए, या दूसरे हाथों को जो हाथ बिल्कुल काम नहीं करता सपोर्ट कर पाए और बाय मैनुअल एक्टिविटीज कर पाए। तो ये 4 मेन काम होते हैं। पकड़ मजबूत करना, उंगली को छोड़ भी पाए, मांसपेशियों में वीकनेस उसको मजबूत कर पाए, दूसरे हाथ को सहारा दे पाए, या दोनों हाथों से गतिविधियां करने पाए। कॉस्मेटिक का मतलब होता है कि हाथ बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज है, उसको सामने देखने वाले को अच्छा लगे, उसके लिए किया जाता है। ये जिस अच्छे आईक्यू वाले बच्चों में करते हैं। और हाइजीन जो हमारा पर्पज होता है वो सिवियरली मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, केवल उनकी डिफॉर्मिटीज इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पे जहाँ पे डिफॉर्मिटीज वहाँ पे क्रीज में इन्फेक्शन हो जाता है, हाथों को सफाई नहीं कर पाते, उनके लिए किया जाता है। उसमें आर्थोडेसिस या टेनोडेसिस किया जाता है। लेकिन हाथों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है तो कंट्राइंडिकेशंस भी होते हैं जिसमें हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जैसे प्योर डिस्टोनिया,
बहुत ज़्यादा सेंसरी डेफिसिट्स हैं, नेग्लेक्टेड हैंड हो चुका है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है, मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल नहीं के बराबर है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशंस है, और बच्चा या परिवार के सदस्य सहयोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे थेरेपी में। तो आइडियल कैंडिडेट क्या होगा? आइडियल कैंडिडेट स्पास्टिक हेमीपैरेटिक चाइल्ड होता है, जिसमें एक तरफ हाथ पैर अफेक्टेड होते हैं, उसमें रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। दूसरा होता है ट्राइप्लेजिक्स होते हैं। कोऑपरेटिव और गुड आईक्यू वाला बच्चा हो, मोटिवेटेड बच्चा हो, सपोर्टेड फैमिलीज मिले, क्योंकि लंबी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और मोटिवेट करने की, काम कराने की ज़रूरत पड़ती है। और ग्रैस्प और रिलीज, पकड़ और रिलीज का एक कार्यात्मक पैटर्न थोड़ा बहुत बच्चे में हो, और हाथ कुछ एक्टिविटीज में कुछ कर पा रहा हो, अच्छा सेंसेशन हो, डिस्टोनिया मिनिमम हो, सेलेक्टिव कंट्रोल अच्छा हो। इसके अलावा जो है होता है कोई यूजफुल फंक्शन नहीं, सेंसरी डेफिसिट्स है, तो वो बहुत ही पुअर कैंडिडेट बच्चे होते हैं। जैसे एक फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, डिस्टोनिया का बच्चा है, पहले हाथ आगे की तरफ मुड़ा था, सर्जरी कहीं हुई, पीछे की तरफ टाइट हो गया। तो डिस्टोनिया में मांसपेशियां अपनी पैटर्न चेंज कर लेती, तो कभी भी सर्जरी डिस्टोनिक हैंड में नहीं करना होता है। अब कब करनी चाहिए? ना तो बहुत जल्दबाजी करना है, बच्चा कोऑपरेट ना कर पाए थेरेपी में, ना बहुत लेट करना है। तो आइडियल एज 7 से 12 साल होता है, लेकिन किसी भी उम्र में कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं लेना चाहिए कि सर्जरी कर लिया तो हाथों में एक्टिविटीज नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य अंगों की तरह काम करने, ऐसा नहीं होता है। हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर कट होना बहुत जरूरी होता है। हाथों में पकड़ और छोड़ना केवल उन बच्चों में संभव है जिनके पास अपने अंग को पर्याप्त संवेदना है, सेंसेशन अच्छे हैं, उन्हीं में किया जा सकता है। मोटर फंक्शन और हाथों के कार्यात्मक उपयोग के साथ मोटर के आकार को पहचान करने की संवेदना में भी सुधार मिलता है, सर्जरी प्रॉपरली इंडिकेटेड किया गया तो। सर्जरी के उपरांत सामान्य कार्य करने की जो अपेक्षा होती है हमारे पेरेंट्स या हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, वो नहीं रखना होता है, अवास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि सामान्य तो नहीं करना पॉसिबल होता है, क्योंकि ये उपचारात्मक है, उपचार किया जा रहा है, समस्याओं को कम करने की कोशिश किया जा रहा है, समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते। एक बच्चा पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रखा हाथ में, तो वो इम्प्रूव होना सर्जरी से पॉसिबल नहीं है। सर्जरी के क्या क्या तरीके होते हैं? मांसपेशियों को कट कर देना, लंबा करना, मांसपेशियों को रिलीज करना, टेंडन को ट्रांसफर करना, रीरूटिंग मतलब दूसरे रास्ते से टेंडन को लेके जाना, आर्थोप्लास्टी मतलब जोड़ को कट करके कुछ गति देना, टेंडन को एकदम फिक्स कर देना, टेनोडेसिस हो जाता है, जोड़ों को कट करना होता है या जोड़ों को फिक्स कर देना होता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के क्या इंडिकेशंस है, कितनी समस्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उस तरह से हम लोग देखते हैं। अब हाथों में जो हमारे जो जोड़ होते हैं, कंधे, कोहनी, बीच का हाथ का, उंगलियों पे, फिंगर्स पे, ये सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। इस सामने फोटोग्राफ्स देखेंगे आप, ऊपर से नीचे तक करके सब जगह प्रॉब्लम्स है। एक स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी यूजुअली होता है, इस तरह करके हाथ होता है। तो इसमें क्या होगा? कंधा अंदर घुमा होता है, एल्बो पे फ्लेक्शंस होता है, रिस्ट पे फ्लेक्शंस होता है या वीक होता है, फिंगर में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज होती है, थंब इन पाम होता है। तो ये सब कॉमन समस्याएं सेरेब्रल पाल्सी में होती हैं। पहले तो हम शोल्डर जॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, इंटरनल रोटेशन कॉन्ट्रैक्चर होता है, इसमें दो मसल्स होती है, पेक्टोरलिस मेजर, टेरिस मेजर, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्चर की वजह से होता है। ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और शोल्डर की जो मूवमेंट्स होती है विभिन्न डायरेक्शंस में, उसका हमारे जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में बहुत जरूरी होता है। उनको हम थेरेपी करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और थेरेपी मेन चीज होता है। कभी कभी बच्चों में टाइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बॉटुलिन टॉक्सिन देते हैं, और कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उसमें मायोफिशियल रिलीज करते हैं। कभी टेंडन को पूरी तरह से कट नहीं करते हैं, वो टेरिस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर में हम लोग को करना पड़ता है। अब बात करेंगे, कोहनी की बात करेंगे, एल्बो की बात करेंगे। एल्बो में जो होता है ये होता है, हाथ मुड़े होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, इसमें आगे नेस होती है, उसको हम लोग बाइसेप कहते हैं, वो आगे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, वो होती है। इनका ऑपरेशन जो होता है, जो बाइसेप मसल्स होती है, इनको लंबा करने का होता है। डिफॉर्मिटीज ज़्यादा है, कुछ और भी सर्जरी के दौरान करना होता है। अब बात करते हैं फोर आर्म की बात करते हैं, कोहनी और कलाई के बीच में बात करते हैं। ये हाथ ऐसे घुमा हुआ होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में, इनको हम प्रोनेटर
प्रोनेशन कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। हथेली जमीन की तरफ होगा तो इसको प्रोनेशन बोलेंगे, और ऊपर की तरफ होगा तो वो सुपिनेशन बोलेंगे। इससे खाने में उसको बच्चे को प्रॉब्लम होती है। और प्रोनेशन सुपिनेशन का जो फोटोग्राफ्स है वो आपको सामने दिखेगा, बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। जो ये प्रोनेशन डिफॉर्मिटीज होती है 2 मसल की वजह से मेनली होता है, और भी चीजें होती है, लेकिन मोटा जो देखा जाए प्रोनेटर टेरिस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस होता है। तो अब ये देखना है कि उसका ट्रीटमेंट कब करना है। अब हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को देखते हैं तो ये दाहिना हाथ हमारा नीचे की तरफ घुमा है, तो इससे हमें खाने, बाल बांधने, सर पे हाथ को लेके जाने में समस्याएं होती हैं, तो इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि बाएं हाथ में हाथ नीचे की तरफ खींचा हुआ है, तो बायां हाथ हमारा अक्सर हमारे टॉयलेट साफ करने के लिए होता है, तो वो उसमें समस्याएं प्रोनेटल कॉन्ट्रैक्चर की तरफ कम होता है। तो दाएं हाथ में प्रॉब्लम है तो उसको सुपिनेशन में आना जरूरी है, जिससे हम खाना खा पाए, प्रसाद ले पाए। और बाएं हाथ में प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी सब है तो चल जाएगा, नहीं तो बीट प्रोन में हम ला करके इसको ठीक कर सकते हैं, छोड़ा भी जा सकता, स्वीकार्य होता है। एक सर्जरी होती है प्रोनेटर रीरूटिंग, उसकी फोटोग्राफ्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। जो यहाँ से मांसपेशियां ऐसे जाती हैं, उनको हम घुमा करके नीचे से लेके चले जाते हैं, तो जब भी हाथ उसको रोटेट करेगा तो वो सीधा करेगा, खींचेगा तो सीधा करेगा, ऐसे घुमाएगा वो प्रोसीजर मैंने दिखाया हुआ है। कुछ वीडियोस आपके सामने हैं, बच्चे का वीडियो देखेगा, ट्राइप्लेजिक स्पास्टिक सीपी है, अपना हाथ सीधा नहीं कर पाता था, अब वो अपना हाथ सीधा करने लगा है। सर्जरी के द्वारा सामान को उठा के बाहर रखना, अंदर रखना, हाथों को सीधा कर पाना, ताकत में फर्क पड़ जाना, वो वीडियो आपके सामने है। एक बड़ी बच्ची है, ट्राइप्लेजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है, लेफ्ट अपर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है, उसमें शोल्डर और हाथों में प्रॉब्लम्स थी, इसमें भी टेंडन ट्रांसफर करना पड़ा, उंगलियों में भी प्रॉब्लम्स थी, और उसका भी अच्छा खासा रिकवरी, पूरा हाथ सामान्य हो गया, जो कि वीडियो के माध्यम से आप लोग सामने देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कलाई के बारे में बात करते हैं। कलाई सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में आगे की तरफ मुड़ा होता है, रिस्ट फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है या उठाने में तकलीफ होती है, और कभी कभी बाहर अंदर की तरफ जो होता है ये घुमा हुआ होता है। तो 3 डिफॉर्मिटीज होती है, तीनों के बारे में हमने मेंशन किया है। और अब बात करेंगे इसका समस्या का प्रॉब्लम्स क्या हमें आती है दैनिक क्रियाकलापों में। जब हम काम करते हैं तो हाथों को ऐसे काम करके करते हैं, हाथों को ऊपर उठा के काम करते हैं। यदि हाथ हमारा नीचे की तरफ मुड़ा रहेगा तो जो ग्रैस्प पावर है वो हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जो लॉन्ग टेंडन है वो ढीला हो जाता है। और यदि हम ऊपर भी नहीं उठा पाते, पावर भी कम है, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हाथों को सीधा रखना या ऊपर की तरफ जाना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ में हाथों का आगे मुड़ने के जो एक्टिव फ्लेक्शन है ये बहुत जरूरी है, तभी वो रिलीज हो पाएगा, तभी वो हाथ खुल पाएगा, नहीं तो बना बना रह जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि रिस्ट का जो मूवमेंट होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट फ्यूजन जो जोड़ों को खत्म करने की वो है, वो हम लोग कम से कम करते हैं जिनका IQ बहुत कम है। बेस्ट पोजीशन ये होता है 10-15 डिग्री एक्सटेंशन में होता है, और पकड़ने जो बताया वीक एक्सटेंशन की वजह से होता है, रिलीज का मतलब वीक फ्लेक्सर की वजह से होता है, या रिस्ट जो फिंगर एक्सटेंशन होता है उसके वीकनेस की वजह से होता है। अब आगे आप वीडियो देखेंगे, ये बच्चा ट्राइप्लेजिक्स है, हाथों की कितनी समस्या थी, केवल टेंडन ट्रांसफर किया गया, रिस्ट एक्सटेंशन नहीं होता था। आगे से नस लेकर के यहाँ से पीछे लेकर गए हम लोग, और पूरा हाथ उठा लेता है, फंक्शन में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया। अगला बच्चा लेकिन पूरी तरह से हाथ लटका हुआ है, मतलब इसका जो रिस्ट एक्सटेंशन 0 है, उसकी जो रिकवरी हुई बहुत ही अच्छा हुआ, हाथ उठाने लगी, पूरा पकड़ने लगी, ग्रिप भी अच्छा आ गया। सेम वही अवस्था अगले वाले बच्चे में, जो कि राइट हेमिप्लेजिक स्पास्टिक सीपी बच्चा है, इनमें थंब की प्रॉब्लम थी, फिंगर ऊपर जो रिस्ट है ऊपर नहीं जा पाता था, इसमें भी टेंडन ट्रांसफर किया गया, सर्जरी की गई, और आप पावर इसमें अच्छा खासा आ गया, हाथ को ऊपर लेके जाने की टेंडेंसी अच्छी आ गई है, और रिकवरी अच्छी आ गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अगली जो आपको दिखा रहे हैं उसकी एज ज़्यादा 18 साल उम्र थी, उम्र ज़्यादा होने के बावजूद जो टेंडन ट्रांसफर किया गया उससे रिजल्ट अप्रत्याशित था, बहुत अच्छा उसका रिकवरी मिला, और कामों से हाथों से काम करना उसके लिए बहुत बेहतर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ कोहनी से आने के बाद उंगलियों पे बात करेंगे। पीक फिंगर एक्सटेंशन ऊपर नहीं जा पा रहा है, या उंगलियां मुड़ी हुई हैं जिसकी नसें टाइट हो रही, या स्वानिक डिफॉर्मिटी होता है,
ये हाइपर एक्सटेंशन है, यहाँ पे फ्लेक्शन होता है, इस तरह करके स्वानिक होता है, वो अगली फोटोग्राफ्स में आपको दिखेगा। इसमें पहले चीज देखना है डिफॉर्मिटी है तो उसको सर्जरी के द्वारा करेक्ट करना है, या तो मांसपेशियों को लंबा करना है, रिलीज करना है, या मांसपेशियां वीक है फिंगर का एक्सटेंशन तो टेंडन ट्रांसफर करना है, उन चीजों को करना है। एक टेंडन ट्रांसफर के बारे में फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैंने दिखाया कि कैसे हम लोग रिस्ट एक्सटेंशन के लिए करते हैं। कुछ बच्चों का रिकॉर्ड्स है, 9 साल का बच्चा है, ट्राइप्लेजिक्स है, उसका प्रोनेटर जो रीरूटिंग भी किया गया, आगे से टेंडन को लेकर पीछे लेकर गए और वो पैक्स को निकाल कर रखना, हाथों से काम करना, सामान पकड़ना अच्छा खासा आ गया। दूसरा बच्चा 12 साल का है, पूरी तरह से नेग्लेक्टेड हैंड हो रखा, पावर 0 था और अब अच्छी खासी एक्टिविटीज कर लेता, ऊपर उठा लेता है। स्वानिक डिफॉर्मिटीज की मैं बात कर रहा था, वो फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देखेंगे। 2 कारण होते हैं, लंबी मांसपेशियां पीछे की तरफ जो आती हैं आगे की तरफ, उनकी वजह से होता है, एक जो मांसपेशियां हाथों में होती है उनका होता है। जो स्वानिक डिफॉर्मिटीज होती है शुरुआती अवस्था में है तो स्पेसिफिक ब्रेस होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे देखेगा, इसके इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं, नहीं तो सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। अब जब फिंगर की बात हम कर गए तो थंब इन पाम की बात करेंगे। अंगूठा हमारा अंदर चला जाता है, तो बहुत सारे होते हैं अंगूठा अंदर, मतलब एडक्शन डिफॉर्मिटी होता है, ये फिंगर बेंड होगा तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं, कभी कभी हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी यहाँ होता है, और हाथ अंगूठा ऊपर नहीं जा पाता, बाहर नहीं जा पाता, और ये स्पेस जो होता है टाइट हो जाता। तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होती हैं और उनकी जो जो समस्याएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। जैसे वेब स्पेस ज्यादा नहीं है तो जेल प्लास्टी करनी पड़ेगी, ये अंगूठा ऊपर नहीं जा पा रहा तो टेंडन ट्रांसफर करना पड़ता है, यहाँ पे ये टाइटनेस है तो यहाँ पे रिलीज करना पड़ता है, और ये जो ज्वाइंट है हाइपर मोबाइल है तो उसको फिक्स करना पड़ता है, ऑर्थोडेसिस करना पड़ता है। कुछ फोटोग्राफ्स जो सम्मिलित सभी तरह की समस्याओं का है वो वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। 9 साल की बच्ची है, ट्राइप्लेजिक्स है और अब इसकी उम्र 16 साल हो गई है, अच्छी रिकवरी, काम दोनों हाथों का सपोर्ट से काम कर सकते हैं, वो हाथ एक सपोर्टिव हैंड की तरह काम करने लगे, टेंडन ट्रांसफर और रीरूटिंग दोनों करना पड़ा। एक अगला बच्चा है, वो भी 11 साल का है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हाथों में, सर्जरी के बाद और रिहैब हुआ उसके बाद अच्छी खासी एक्टिविटीज उस बच्चे में आई। फिर जो केस नंबर 11 है, राइट हेमिपेथिक स्पास्टिक सर्बल पाल्सी है, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी, टेंडन ट्रांसफर किया गया और अंगूठे की प्रॉब्लम थी, उसकी रीरूटिंग टेंडन का किया गया और रिकवर होकर के अच्छा खासा हो जाता है। अब एक बड़ा बच्चा दिखाएंगे, 15 साल का बच्चा है, लेफ्ट हेमिप्लेजिक था, हाथ पूरी तरह से नेग्लेक्ट था, कोई भी काम नहीं कर पाता था और सर्जरी और 4 से 5 महीने अच्छा खासा रिहैब हुआ, कई सारे टेंडन को ट्रांसफर करना पड़ा क्योंकि रिस्ट एक्सटेंशन भी नहीं था, फिंगर भी नहीं था, थंब की भी प्रॉब्लम थी। अब वजन लेकर के उठा लेना, बॉटल की कैप खोल लेना, सामान को पिकअप करना, सब चीजें हो जा रहा है और वो हाथ दूसरे हाथ को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अंत में जो आखिरी बच्चा है 14 साल का है, वो भी हेमिप्लेजिक स्पास्टिसिटी है, सर्जरी के पश्चात थेरेपी हुई और रिकवरी में अच्छे खासे, वो वीडियो के माध्यम से आप लोग उसको देख सकते हैं। इस पूरे लेक्चर के दौरान 2 चीजें मैंने बताई कि सर्जिकल प्रोसीजर सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने के लिए किया जाता है, मसल पावर को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, लेकिन सर्जरी करने के पहले उसका डिटेल एंड रिपीटेड इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, देखना जरूरी होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक डोनर है कि नहीं, कितनी वीकनेस है, कितने सेंसेशन है, डिस्टोनिया का पैटर्न कैसा है, और ये देखा गया है कि सही समय पर वेल प्लान सर्जरी किया जाए तो 50% बच्चों में रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, 50% बच्चों में कॉस्मेटिक या रिकवरी मिलता है, 50% बच्चों में फंक्शनल रिजल्ट्स मिलता है। लेकिन नेग्लेक्टेड है तो डिस्टोनिया में सर्जरी से रिजल्ट की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, केवल उसको हम सही पोजीशन में कर सकते हैं और सर्जरी के बाद थेरेपी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों लेक्चर को सुनने के बाद आप सबको समझ में आएगा कि जो हाथों की समस्याएं सेरेब्रल पाल्सी में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत सारी समस्याओं को हम लोग ठीक कर सकते हैं। यूजुअली थेरेपी, ट्रेनिंग और फंक्शनल एक्टिविटीज में जो ट्रेनिंग होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चों में जिनमें समस्याएं एक अलग भिन्न होती हैं उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन और सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इन सभी चीजों के लिए
एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि हैंड सर्जरी में माहिर है उससे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और डिटेल इवैल्यूएशन करने के बाद सर्जरी और सर्जरी के पश्चात थेरेपी किया जाए तो बच्चों को हाथों में बहुत कुछ दिया जा सकता है। नमस्कार। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।